नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो लिखा तो गया था लगभग 100 साल पहले, पर जिसकी गूंज आज भी हमारे चारों तरफ सुनाई देती है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान। जी, गोदान। हमारे पास जो विश्लेषण और लेख है वो इस कहानी को सिर्फ एक साहित्यिक रचना की तरह नहीं देखते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे हमारे समाज के एक एक्सरे की तरह देखते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है ना? बिल्कुल। ये कहानी समय को लांघ जाती है। ये सिर्फ 1930 के दशक के किसी गांव की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो एक छोटा सा सपना देखता है और फिर उसे पूरा करने के लिए एक बड़ी बेदर्द व्यवस्था से टकराता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहानी का केंद्र है होरी महतो, एक किसान। और उसका सपना कोई महल या कोई खजाना नहीं, बस एक गाय। हाँ, बस एक सीधी साधी दूध देने वाली गाय जो उसके दरवाजे पर बंधी हो। और यही सपना उसकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान बन जाता है। तो चलिए, होरी के इस छोटे से सपने और उसकी चुकाई गई भारी कीमत की इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और ये पड़ताल जरूरी भी है, क्योंकि होरी का संघर्ष हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कुछ बदला है, या सिर्फ शोषकों और शोषितों के चेहरे बदल गए हैं, पर खेल आज भी वही चल रहा है। यहीं से शुरू करते हैं। होरी महतो वो कोई हीरो नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है। नहीं, वो तो करोड़ों भारतीय किसानों का एक चेहरा है, एक प्रतीक है। और उसका सपना है एक गाय। आज के जमाने में ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, कि किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भला एक गाय कैसे हो सकता है? पर यही सवाल हमें उस वक्त के समाज को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। क्योंकि उस दौर में गाय सिर्फ एक जानवर या दूध का जरिया नहीं थी, वो सम्मान थी, प्रतिष्ठा थी। हाँ, प्रतिष्ठा थी। जिसके दरवाजे पर गाय बंधी है वो समाज में सिर उठाकर चल सकता है, वो धर्म कर्म पूरा कर सकता है। अच्छा, एक किसान के लिए गाय का मालिक होना उसकी पहचान को पूरा करने जैसा था। क्या बात है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आज शायद किसी के लिए शहर में एक छोटा सा अपना घर होना। बिल्कुल वही। ये सिर्फ एक आर्थिक जरूरत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरत भी थी। एक तरह का सर्टिफिकेट कि मैं भी कुछ हूँ। एग्जैक्टली। और इसीलिए प्रेमचंद कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने फेंकते हैं। कौन सा? क्या गरीब आदमी को सपने देखने का हक है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे उपन्यास का सार है। होरी का एक गाय का सपना देखना भी एक दुस्साहस है, एक ऐसी हिमाकत जिसकी उसे सजा मिलेगी। और सजा मिलनी शुरू भी हो जाती है जैसे ही सपना पूरा होता है। हाँ, वो बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर भोला से एक गाय खरीद लाता है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन वो खुशी कुछ ही घंटों की मेहमान होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो गाय अकेली नहीं आती, उसके पीछे पीछे चली आती है पूरी की पूरी शोषक व्यवस्था। सबसे पहले तो उसका अपना भाई हीरा। हाँ, ईर्ष्या की आग में जलकर गाय को जहर दे देता है। और विडंबना देखिए, गाय की मौत का कलंक भी होरी पर ही लगता है। और उसे अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है, पंचायत का जुर्माना भरना पड़ता है। और यहीं से वो कर्ज का दलदल शुरू होता है, जिससे होरी फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लेता है, दूसरे के लिए तीसरा। जमींदार को लगान चाहिए, साहूकार दाता दीन को ब्याज पर ब्याज चाहिए, पंडितों को हर मौके पर दान दक्षिणा चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हर कोई गिद्ध की तरह बस नोचने के लिए तैयार बैठा है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है कि प्रेमचंद किसी एक व्यक्ति को खलनायक नहीं बनाते। अच्छा? हाँ, जमींदार, साहूकार, पंडित ये सब बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन असल विलन वो पूरी व्यवस्था है, वो सिस्टम है जो उन्हें ऐसा बनने की ताकत देता है। मतलब ये एक ऑटो पायलट मोड पर चलने वाला शोषण का चक्र है। बिल्कुल। जमींदार कहता है मुझे ऊपर अंग्रेज सरकार को जवाब देना है, साहूकार कहता है ये तो मेरा धंधा है, पंडित कहता है ये तो धर्म है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। और इस पूरी खींचतान में किसी को होरी की फिक्र नहीं है। सब उससे कुछ न कुछ मांग रहे हैं, पर कोई ये नहीं पूछ रहा, होरी तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे भूखे तो नहीं? उसका इंसान होना ही जैसे गायब हो गया है। वो बस एक संसाधन बन के रह गया है जिसे सब अपना अपना हिस्सा निचोड़ लेना चाहते हैं। और होरी का चरित्र भी तो ऐसा है, वो इस सब से लड़ता नहीं है, वो इसे सहता है। हाँ, वो अपनी मर्यादा यानी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता जाता है। उसे लगता है कि व्यवस्था से टकराना संभव ही नहीं है, तो उसके साथ समझौता करके ही जिया जा सकता है। जी। तो होरी इस पूरी व्यवस्था के सामने एक तरह से समर्पण कर देता है। पर उसी के घर में एक और किरदार है जो समर्पण करने से साफ इनकार कर देती है, और वो है उसकी पत्नी धनिया। धनिया। अगर होरी सहनशीलता की मूरत है तो धनिया विद्रोह की चिंगारी है।
धनिया का किरदार तो आप मानिए अपने समय से मीलों आगे था। वो एक अनपढ़ गांव की औरत है, लेकिन उसके अंदर जो न्याय की समझ है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस है, वो कमाल का है। वो सिर्फ होरी की पत्नी नहीं, उसकी अंतरात्मा की आवाज है। बिल्कुल, वो आवाज जिसे होरी खुद दबा देता है। मुझे वो सीन याद आता है जब होरी के भाई हीरा ने गाय को जहर दिया होता है और होरी उसे बचाने के लिए पुलिस वाले को रिश्वत देने जाता है। तब धनिया क्या करती है? धनिया उसके पैरों पर गिर पड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि ये गलत है, हम क्यों भुगतें, लेकिन होरी मर्जाद के नाम पर नहीं सुनता। तो धनिया उसूलों पर चलती है और होरी परंपराओं के बोझ तले दबा है। सही। और जब पंचायत होरी पर अन्यायपूर्ण जुर्माना लगाती है तो होरी चुपचाप सिर झुका लेता है। लेकिन धनिया उन पंचों के सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है, तुम गरीब का गला काटना जानते हो, न्याय करना नहीं। ये कहने के लिए उस जमाने में एक औरत को कितना साहस चाहिए होगा, हम आज अंदाजा नहीं लगा सकते। उसे समाज से, पति से और कभी-कभी तो भगवान से भी शिकायत है। वो सवाल करती है। तो एक तरह से धनिया वो आवाज है जो पूछती है क्यों, ये सब हम क्यों सहें। और एक दिलचस्प बात जो हमारे विश्लेषण में सामने आती है, क्या? धनिया को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाली महिला कहा गया है। ये आज के शब्द है, पर उस किरदार पर कितने सटीक बैठते हैं। बिल्कुल सटीक। और उसका ये स्वतंत्र मन सिर्फ साहूकारों के खिलाफ ही नहीं दिखता। नहीं। जब उसका बेटा गोबर एक विधवा झुनिया को गर्भवती करके भाग जाता है तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाता है। होरी भी डर जाता है। लेकिन धनिया उस लड़की को अपने घर में पनाह देती है। हाँ, वो समाज के नियमों से ज्यादा एक औरत के दर्द को समझती है। ये उसकी इंसानियत की जीत है। तो एक ही छत के नीचे प्रेमचंद ने हमें दो रास्ते दिखाए हैं। एक होरी का, जो व्यवस्था के साथ समझौता करके झुककर जीना चाहता है, और दूसरा धनिया का, जो व्यवस्था को चुनौती देती है, भले उसकी कीमत चुकानी पड़े। और ये हमें बताता है कि प्रतिरोध की भावना कभी मरती नहीं है। बिल्कुल, वो सबसे मुश्किल हालातों में भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। धनिया उस उम्मीद का प्रतीक है। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। गोदान की दुनिया सिर्फ बिलारी गांव तक सीमित नहीं है। नहीं, प्रेमचंद हमें शहर भी ले जाते हैं, लखनऊ। हाँ, होरी का बेटा गोबर गांव के शोषण से तंग आकर शहर भाग जाता है और यहाँ प्रेमचंद एक बहुत ही जरूरी तुलना करते हैं। गांव का जीवन बनाम शहर का जीवन। और ये तुलना हमारी आंखों से पर्दा हटा देती है। हाँ, हमें अक्सर लगता है कि गांव में पिछड़ापन है, अज्ञानता है और शोषण है, और शहर मतलब प्रगति, शिक्षा और सभ्यता का केंद्र। प्रेमचंद इस धारणा पर बहुत जोरदार चोट करते हैं। गांव को शहर में काम तो मिल जाता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन वहां उसे एक नए तरह का शोषण मिलता है। वहां जमींदार और साहूकार नहीं है। नहीं, लेकिन मिल मालिक हैं, संपादक हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं। ये सब पढ़े लिखे, सभ्य दिखने वाले लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अंदर से उतने ही खोखले और शोषक हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए, शोषण का तरीका बदल जाता है। कैसे? गांव में शोषण नग्न है, सीधा है। जमींदार सीधे सीधे डांट कर लगान वसूलता है। शहर में शोषण पॉलिश किया हुआ है, शिष्टाचार की चाशनी में लिपटा हुआ है। अच्छा। मिल मालिक मीठी मीठी बातें करके मजदूरों की हड़ताल तोड़वा देता है। संपादक सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन लिखता उसी के लिए है जो पैसा देता है। मतलब गांव में दर्द और जख्म साफ साफ दिखते हैं, जबकि शहर में वो मुस्कुराहटों और औपचारिकताओं के पीछे छुपा दिए जाते हैं। और ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पता ही नहीं चलता कि आपका शोषण हो रहा है। यही तो प्रेमचंद की तेजाज है। हाँ, वो दिखाते हैं कि शिक्षा और आधुनिकता हमें जरूरी नहीं कि ज्यादा संवेदनशील बनाए। कई बार ये हमें शोषण के और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा महीन तरीके सिखा देती हैं। होरी को पता है कि दाता दीन उसका दुश्मन है, पर गोबर को शहर में ये समझने में बहुत वक्त लग जाता है कि उसका असली दुश्मन कौन है। जगह बदल गई, शोषक का पहनावा बदल गया, पर नियत वही रही। और ये बात आज के कॉर्पोरेट जगत पर कितनी सटीक बैठती है। बड़ी बड़ी बातें, मिशन स्टेटमेंट, लेकिन अंत में सब कुछ मुनाफे का खेल है। बिल्कुल। गोदान हमें यही दिखाता है कि शोषण की जड़ें किसी जगह में नहीं, बल्कि इंसानी फितरत और उस व्यवस्था में है जो लालच और ताकत पर आधारित है। और इसी शोषण की चक्की में पिसते पिसते कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। होरी का अंत। जीवन भर की मेहनत, संघर्ष, अपमान सहने के बाद वो अपनी जिंदगी की आखिरी शाम में भी सड़क पर पत्थर तोड़ रहा होता है ताकि जमींदार का लगान चुका सके। हाँ, और वहीं उसे लू लग जाती है। उसका जर्जर शरीर अब और बोझ नहीं उठा पाता। वो बिस्तर पकड़ लेता है। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, खाने को अनाज नहीं है। उसका सपना, वो गाय का सपना, कब का मर चुका है।
अब तो बस सांसें चल रही हैं। और वो अंतिम दृश्य जो किसी के भी दिल को पत्थर कर दे, होरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। धनिया उसके सिरहाने बैठी रो रही है, घर में एक दाना नहीं है। तभी वहां पंडित दातादीन आते हैं और वो धनिया से कहते हैं कि होरी की आत्मा भटक जाएगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, इसका परलोक सुधारो, इससे गोदान करवाओ। ये उस समाज की क्रूरता और पाखंड की पराकाष्ठा है। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक गाय के सपने के पीछे कुर्बान कर दी, जो उस एक गाय को कभी अपने पास रख नहीं पाया, उससे मरते वक्त गाय का दान मांगा जा रहा है। ये कितना बड़ा मजाक है। हाँ, जिस इंसान ने हमेशा सिर्फ दिया ही दिया, अपनी मेहनत, अपना अनाज, अपना सम्मान, उससे आखिरी सांस लेते वक्त भी मांगा ही जा रहा है। तब धनिया, जो पूरी जिंदगी लड़ती रही, उस पल में टूट जाती है। वो अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे कुछ आने, जो शायद उसके जीवन की कुल जमा पूंजी हैं, उठाती है और पंडित के हाथ पर रखकर कहती है, महाराज, घर में ना गाय है, ना बचिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और ये कहकर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है और होरी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। वो गोदान गाय का दान नहीं है, वो होरी की पूरी जिंदगी का, उसके सपनों का, उसके संघर्ष का बलिदान है, जो उसी व्यवस्था के मुंह पर मार दिया गया जिसने उसे निचोड़ा। जी, प्रेमचंद यहाँ धर्म और परंपरा के नाम पर होने वाले सबसे क्रूर शोषण को बेनकाब कर देते हैं। ये एक ऐसा अंत है जो आपको हिलाकर रख देता है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपको रोने पर मजबूर करता है। हाँ। तो फिर इस सब का मतलब क्या निकालें? आज के दौर में एक युवा को ये कहानी क्यों पढ़नी चाहिए? ये तो एक पुराने देहाती भारत की निराशाजनक कहानी लगती है। निराशाजनक है, लेकिन अप्रासंगिक नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा हमारे विश्लेषण भी कहते हैं, होरी मरा नहीं है, होरी आज भी जिंदा है। बस उसका रूप बदल गया है, उसका पहनावा बदल गया है। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। होरी आज का वो किसान हो सकता है जो फसल खराब होने पर या कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या कर लेता है। या होरी आज का वो डिलीवरी बॉय हो सकता है जो दिन में 14 घंटे बाइक चलाता है ताकि महीने की ईएमआई भर सके। होरी वो छात्र हो सकता है जो एक अच्छी नौकरी के सपने के साथ छोटे शहर से महानगर आता है और यहाँ के सिस्टम में खो जाता है। या वो कोई भी आम नौकरी पेशा इंसान जो अपने छोटे छोटे सपनों के लिए, एक घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, एक गाड़ी, हाँ, इनके लिए बड़े बड़े समझौते करता है, अपने बॉस की डांट सुनता है और महीने के अंत में फिर खाली हाथ रह जाता है। सपने आज भी छोटे हैं, लेकिन उन्हें कुचलने वाली व्यवस्था आज भी उतनी ही बड़ी और ताकतवर है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक हार की कहानी है? क्या इससे हमें कोई उम्मीद नहीं मिलती? मुझे लगता है कि ये हार से ज्यादा संघर्ष की कहानी है। अच्छा। होरी का शरीर हार गया, लेकिन धनिया की विद्रोही आवाज उस गांव में गूंजती रहेगी। उसका बेटा गोबर शहर में धोखा खाने के बाद ही सही, लेकिन लड़ना सीखता है। तो गोदान हमें उस व्यवस्था की पहचान कराता है जो अदृश्य धागों से हमारा शोषण करती है। और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अपने दुश्मन को पहचानना पहला कदम होता है। तो ये कहानी हमें जागरूक बनाती है, हमें सवाल करना सिखाती है। बिल्कुल, ये हमें अपने आसपास मौजूद उन अनगिनत होरियों के प्रति संवेदनशील बनाती है जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, एक आईना है, और इसमें हम सबको अपनी और अपने समाज की कोई ना कोई झलक जरूर दिखती है। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हमें आज की इस बातचीत को खत्म करना चाहिए। इस कहानी को सिर्फ एक साहित्य कृति की तरह ना देखें, इसे महसूस करें, क्योंकि होरी आज भी हमारे आसपास है। शायद अगली बार जब हम किसी को अपने एक छोटे से सपने के लिए दिन रात खटते देखें, किसी को चुपचाप अन्याय सहते देखें, तो हमें उसमें होरी की झलक दिखाई दे। और शायद तब हम सिर्फ देखकर आगे बढ़ने की बजाय एक पल रुककर सोचें कि इस होरी को बनाने वाली व्यवस्था में कहीं हमारा भी तो कोई हाथ नहीं।